गुड मॉर्निंग। अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना 9th चैप्टर, ठीक है? इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है? जो अपनी आज की बढ़ती पॉपुलेशन है, उसको फूड सप्लाई करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ठीक है? तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए, उस फूड सप्लाई को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ में ले रहे हैं अपन, ठीक है? उन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है? तो इसमें अपन को कौन-कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। अब ये चीज़ तो अपन को अच्छे से पता है कि जो अपनी फसल है, ठीक है? अ, उसका प्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप के बीज अपन अपन यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन क्या इनमें भी कोई स्कोप है कि अपन एग्रीकल्चरल फील्ड में प्लांट ब्रीडिंग की और अच्छी उत्तम तकनीकी, उत्तम किस्में अपना के अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो इन सब के इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है टिश्यू कल्चर, ठीक है? उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये दोनों तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके बाद में इसी जो चैप्टर का सेकंड पोर्शन होएगा, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में देखेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे और एपीकल्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है? मधुमक्खियों का पालन करके अपन कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ में ले सकते हैं और उनका पर्यावरण में क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? फिर इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। सिर्फ़ एग्रीकल्चरल पर्पज़ से तो किसी इंसान का पेट भर नहीं सकता या सारे लोग तो शाकाहारी होते नहीं हैं, कुछ मांसाहारी लोग भी होते हैं। इसके अलावा जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड पॉपुलेशन का नंबर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन या लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होने के कारण एनिमल हस्बेंड्री में भी अपन को बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इन सब टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अ, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में क्या ज़रूरत पड़ी और ये है क्या? ठीक है? इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन refers to the application of scientific principles, technologies and practices to enhance agricultural productivity and efficiency. Agricultural productivity मतलब उत्पादन और efficiency मतलब कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन ने थोड़ी सी उसमें साइंटिफिक अप्रोच लगा दी, ठीक है? साइंटिफिक मेथड्स को उसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है? कुछ नई-नई टेक्निक्स लाए, फार्मर्स को उनके बारे में बताया, तो फार्मर्स ने उन टेक्निक्स की वजह से फार्मर्स का प्रोडक्शन जो अपनी फसल का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? तो इस टाइप से अपन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? फूड प्रोडक्शन के बारे में और इसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? This includes methods such as genetic engineering, biotechnology। इसमें कौन-कौन से मेथड्स को यूजुअली इंक्लूड किया जाता है ये अपन देख रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको आगे की यूनिट में पढ़ाऊँगी, जब बायोटेक वाली यूनिट पढ़ाऊँगी। इरिगेशन सिस्टम्स, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई की ऐसी विधियाँ यूज़ करें जिसमें पानी भी कम यूज़ हो रहा है और इसके अलावा अपनी जो फसल है उसका उत्पादन भी मैक्सिमम हो रहा है। मैकेनाइज़ेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इस वाले सीज़न में मैंने मान लो कि बाजरा उगा लिया, आगे वाली एक मतलब 2-3 कोई लैंड एरिया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने 1-2 साल तो मैंने यहाँ पे क्या करा खेती कर ली, ठीक है? मान लो कि मेरे पास 2 खेत हैं, ठीक है? एक खेत में मैंने यहाँ पे खेती कर ली, मेरे पास पशु भी है और मेरे पास खेत भी है। तो ये इस वाले साल तो मैंने 2 इस वाले साल मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी जितनी भी मेरे को खेती करनी थी, गेहूँ, बाजरा, ठीक है? ये सारी सॉरी गेहूँ, बाजरा साथ में नहीं हो सकता, बाजरा, ज्वार, मोठ ये सारी फसलें यहाँ पे उगा दी और एक को मैंने खाली छोड़ दिया। इस फील्ड को खाली छोड़ा तो यहाँ पे घास-फूस उगी हुई थी, तो मेरे पशुओं का भरण-पोषण हो गया। पशु जब इस घास-फूस को चर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपना वेस्ट मटीरियल जो गोबर वगैरह भी यहीं करेंगे, तो मेरी नेचुरल खाद मिल गई इस वाले लैंड को, ठीक है?
और इस वाले लैंड पे मैंने इस टाइम कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये थोड़ा-सा इस लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अब जो मैंने इस टाइम ये फर्स्ट पार्ट वाले लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की है, नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूँगी, इस वाले लैंड को खाली छोड़ दूँगी और यहाँ पे मैं खेती कर लूँगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर 1 साल खाली रह जाएगा तो यहाँ पे पशु चरेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो खाद-वाद देंगे, ठीक है? यहाँ पे अपनी जो नेचुरल खाद है वो मिल जाएगी इस वाले एरिया को। इसके अलावा ये 1 साल खाली रहने से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस ये है और इसके अलावा एक ये हो रहा है कि एक टाइम में मैं एक फसल की बुआई नहीं करूँगी। एक फसल की एक टाइम में बुआई करने की बजाय एक लैंड पे मान लो मैं सिर्फ बाजरा उगा रही हूँ, ठीक है? इसके बजाय मैं ज्वार और मोठ को भी साथ में मिला दूँ, तो मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं नॉर्मल किस्म के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करूँ, अच्छी मेथड्स का प्रयोग करूँ ड्यूरिंग माय एग्रीकल्चरल पीरियड, तो प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है? क्रॉप रोटेशन इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल एक बार जब मैंने खेती कर दी तो क्या मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई? क्या कोई कीट-पतंग या फिर कोई पेस्ट मेरी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे? ऐसा तो है नहीं। तो इसके अलावा मेरे को पेस्ट कंट्रोल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पेस्ट कंट्रोल कीटनाशी वगैरह का छिड़काव भी करना पड़ेगा ताकि मेरी फसल को कोई भी कीट परेशान कोई भी कीट बीमारी नहीं फैला पाए मेरी फसल पे, ठीक है? एम टू इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के ये सारे मेथड्स है इम्प्रूविंग फूड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होएगा एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी इन फूड प्रोडक्शन अब ये भी नहीं है कि मान लो मैंने मेरा एग्जांपल लेके बताया कि मेरे पास 2 लैंड है 2 मेरे पास खेत है तो इन दोनों खेत पे यूँ नहीं है कि 1 साल ही मेरे को देखना है, 1 साल मैंने खेती कर ली, आगे अनाप-शनाप उर्वरक डाल के, ठीक है? अनाप-शनाप यूरिया डाल के मैंने 1 साल तो अच्छा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब ये इसका जो ज़मीन थी वो इतनी खराब हो गई कि आगे वाले 5-6 साल तक तो ये कुछ भी यहाँ पे उगाने के लायक ये ज़मीन ही नहीं बची, ऐसा भी नहीं करना है, सस्टेनेबिलिटी बना के रखनी है मुझे, ठीक है? ये हमेशा यूज़ में लेनी है इसलिए मुझे एक्सेस में केमिकल्स का भी नहीं यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब जैसे जब हरित क्रांति आई थी तो लोगों ने एक्सेस में केमिकल्स डाल दिए थे, तो उनका लैंड अनफर्टाइल हो गया था। ये उनकी उस टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो कि डालते टाइम उनको नहीं पता था लेकिन बाद में पता लगा कि ये अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे, ठीक है? लेट अस टेक अ लुक at three options that can be through for increasing food production. एक है एग्रोकेमिकल बेस्ड इंजीनियरिंग इनके नाम से ही कोई भी चीज है वो अपने नाम में डिफाइन कर रही है कि वो बोलना क्या चाह रही है एग्रो मतलब खेती कृषि केमिकल बेस्ड इंजीनियरिंग केमिकल्स के ऊपर बेस्ड अपन खेती कर रहे हैं एग्रीकल्चरल ठीक है this involves the uses of agrochemicals that is chemicals product uses in agriculture. It includes synthetic fertilizers, hormones and other chemicals growth agents. ठीक है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्मिंग अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्मिंग क्या है फार्मर्स आर बायो Farmers use biofertilizers, biopesticide and biocontrol to increase the crop production instead of using artificial fertilizer and pesticides. Artificial fertilizer and pesticides comparatively हल्के से महंगे होंगे इसके अलावा उनकी लॉन्ग टर्म में उनके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा होंगे जबकि अगर कोई बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड बायो कंट्रोल्स का यूज़ करेगा तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट कंपेरेटिवली कम होंगे ठीक है इसके अलावा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के बारे में भी मैं आपको बायोटेक वाली यूनिट में पढ़ाऊंगी ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हरित क्रांति का एक दौर आया था ठीक है उसके बारे में बात करते हैं तो फादर कौन था ग्रीन रेवोल्यूशन का नॉर्मन ई बोरलॉग ठीक है ये मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा है हो सकता है आप जब प्रिंट कराओ तो आपको अच्छे से नहीं ये लाइट कलर प्रिंट ना हो तो अच्छे से लिख लेना ठीक है नॉर्मन
नॉर्मन ई बोरलॉग एक साइंटिस्ट था जिसको कि अपन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड मीट द पॉपुलेशन मीट द sorry the green revolution referred to the increased production of food to meet the population requirement, बढ़ती जनसंख्या के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसके लिए अपन फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो अपन ने एक स्कीम लाई, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन नाम का एक साइंटिस्ट था, तो इंडिया में हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। Modern method and technologies are used for this purpose. Uses of fertilizers, pesticide, high yield seeds, irrigation facilities, etc. etc. तो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति की स्कीम में अपन क्या लाए, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज करो, अच्छे तुम जहाँ पेस्टिसाइड की नीड है वहां करो, हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करोगे, इरिगेशन सिंचाई की अच्छी तकनीकों का यूज करोगे तो तुम्हारी खरपतवार तो बढ़ेगी लैंड की। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ wheat rice have greatly contributed to increase in food grain production, ठीक है। अच्छी वैरायटी high variety of wheat rice have greatly contributed टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपन ने व्हीट और राइस की अच्छी खरपत अच्छी खपत को भी सॉरी अच्छी अमाउंट में अपन ने इनको प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन succeeded in tripling of the food supply, but yet it was not enough to feed the ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मान लो कि पहले अपना कोई भी मान लो लैंड या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन मान लो 1 टन था, इतना कम था नहीं लेकिन मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका उसी सेम लैंड का जो प्रोडक्शन था वो 3 टन हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ गया। लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी ये अपनी बढ़ती जनसंख्या की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। यहाँ तक की बात क्लियर है। Plants, bacteria, fungi, and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, that is GMOs. GM plants have been useful in many ways. Genetic modification होता क्या है, ठीक है। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। कोई भी प्लांट है, जब इमेजिन करो ये कोई भी एक लैंड एरिया है, यहाँ पे कोई भी प्लांट उगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर देखो उनको इसने अच्छे से सामना कर लिया तभी वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। मतलब जैसे कि देख लो, मान लो कोई एबायोटिक स्ट्रेस है, कोल्ड, सूखा, या फिर सॉल्ट, या फिर हीट। टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, वहाँ की पीएच ऑप्टिमम होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलना चाहिए तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू अपन ने ऐसे सीड्स लाए कि इनका जो एरिया है ऑप्टिमिसिटी का, कि इतने एरिया तक ग्रो कर पा रहे हैं। मान लो कि पहले कोई प्लांट था उसकी पीएच 7 के आसपास हो तो ही वो ग्रो कर पाएगा, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन लाके अपन ने सीड में ही ऐसी क्वालिटी डेवलप कर दी कि वो 5 से 9 के बीच की पीएच को सहन कर पाएगा, ठीक है। तो इनकी ऑप्टिमिसिटी का एरिया अपन ने बढ़ा दिया तो प्रोडक्शन की रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। उनको ज़्यादा टॉलरेंट हो जाएँगे वो जितने भी बायोटिक एज़ वेल एज़ एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके लिए। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना ली। मतलब क्रॉप के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो पेस्ट है उनको भगा देगी या उनको अपने अंदर ग्रो नहीं करने देगी। हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो अगर ये मैंने पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप लाए तो पेस्ट को छिड़काव करने के लिए जितने भी सॉरी हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। एक बार कि अपन ने कोई भी लैंड है इसमें हार्वेस्टिंग कर ली, मतलब मान लो कि अपन को 1 बोरी अनाज प्राप्त हुआ, लेकिन अगर ये अपने पास ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप है तो ये बहुत टाइम तक स्टोर रह पाएगी, जल्दी खराब नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये नहीं हुई पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप तो इसके अंदर पेस्ट ग्रो कर जाएंगे और इस फसल को खराब कर देंगे, अपने उत्पादन को कम कर देंगे। Increased efficiency of mineral uses by plants. These
prevents early exhaustion of fertility of soils, enhance nutritional values of food, vitamin A enriched rice इसका एग्जाम्पल है। तो अपन ने कोई भी प्लांट के अंदर किस किस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाई किया उसको, कि जितनी भी अपन ने सबसे पहले कैटेगराइज किया कि हमने कि कोई भी मेरा लैंड एरिया है, मैंने इसमें ये फसल उगाई और मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वो सारी मैंने कैटेगराइज कर ली। कि मान लो कि मेरे को पेस्ट का डर था, मान लो कि मेरे लिए वो सुटेबल टेम्परेचर नहीं था, या फिर मेरे को और टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही थी, या फिर मान लो कि मेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम थी, मेरे को क्रॉप तो मिल रही थी लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम थी। तो इन सारी चीजों को मैंने कैटेगराइज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, ठीक है। और उस मॉडिफिकेशन की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भी, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, और इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या की जितनी भी नीड्स थी वो भी फुलफिल हो पाई। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का बेसिकली मेन मोटो था, ये सोच के उन्होंने चलाया था, जो कि बहुत हद तक सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट है ना बेसिकली ज्यादा हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा आपने एक टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding is a manipulative breeding of plants to get desired traits in plant species. अब मैंने पहले भी आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में भी यही पढ़ाया था कि अपन को कोई भी डिजायर्ड ट्रेट अपनी प्लांट स्पीशीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसको अपन करा सकते हैं। जैसे कि कौन से डिजायर्ड ट्रेट है जो मैं अपनी प्लांट में चाहती हूँ, सुपीरियर क्वालिटी का हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, हाई यील्ड, प्रोडक्शन अच्छा हो, या फिर डिजीज रेजिस्टेंस, कि उसमें किसी भी टाइप की डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी हो, कि ताकि कोई भी पेस्ट इजीली उस मेरी फसल को खराब नहीं कर पाए। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग इज डन टू इंक्रीज yield, improve quality, tolerance to environmental stress, resistance to various pathogens and pests. Government and various companies run plant breeding programs worldwide. These steps to yield a new genetic varieties of plants are collection of, अब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए अपन कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं उनको अपन देख रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जितनी भी वेराइटीज थी उनका कलेक्शन किया। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट की कौन से वाली जो अपने पेरेंट्स वाली वो जो चीज है उसको अपन ने सेलेक्ट किया है कि इनमें से जितनी भी वेराइटीज है सबसे सुपीरियर वाली वेराइटी कौन सी है उसको अपन चूज करेंगे। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना भी एक अच्छा ऑप्शन था यहाँ पे। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। बाद में द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, ठीक है। तो फिर जो ये सारी प्रोसेस अपना के अपन को जो सुपीरियर क्वालिटी की चीज प्राप्त हुई है उसको अपन ने कमर्शलाइजेशन कर दिया। बहुत सारे जितने भी कृषक थे उनको बता दिया कि भाई तुम अब ये वाला यूज लेके सीड लेके ट्राई करो, हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा बढ़ जाए क्योंकि हमने इतने लेवल पे इसकी टेस्टिंग करी हुई है। ठीक है, इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बता दिया। सम ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड इंडियन क्रॉप्स, हाइब्रिड इंडियन क्रॉप्स है उनकी वेराइटीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने एकदम बिल्कुल रेड शब्द में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये किसकी वेराइटी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वीट के बारे में। ठीक है, वीट, वेयर्स माय पेन, यस, वीट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मन इबोलोग डेवलप सेमी ड्वार्फ varieties of wheat in Mexico. It increases the production of wheat from 11 million to 75 million tons. 11 मिलियन टन से इसने 75 मिलियन टन तक वीट का प्रोडक्शन बढ़ाने में इसकी स्कीम काम कर गई। ठीक है, इसने क्या किया, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप करी थी। किसने, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आपने पहले भी सुना था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब वीट की जो इंडियन बेस्ड अपन क्रॉप का बात कर रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स का बात कर रहे हैं, तो सारे इंडिया के जैसे ही नाम होने वाले हैं। पहली है सोनालिका, दूसरी है कल्याण सोना, आर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस व्हीट वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो सोनालिका, कल्याण सोना व्हीट की क्वालिटीज, व्हीट की हाइब्रिड क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात करते हैं अपन राइस के बारे में। ठीक है,
Semi-dwarf varieties of rice were derived from IR8 developed in Philippines. Jaya और रत्ना are semi-dwarf rice varieties developed in India. ठीक है, तो राइस के लिए जया और रत्ना आ गई। फिर शुगर केन के बारे में बात करते हैं। टू डिफरेंट शुगर केन स्पीशीज दैट इज सेकेरम बारबेरी grown in northern India and sugar rich Sekerum officinarum grown in southern India have thick stem। अब इनका स्टेम भी थिक है, शुगर अमाउंट भी हाई है। किसका? सेकेरम ऑफिसी ऑफिसिनेरम का। ठीक है, वर क्रॉस्ड beared successfully to get sugarcane high yield sugar content and thick stem। अब इनको अपन ने इन दो स्पीशीज को अगर अपन ने क्रॉस कराया तो अपनी हाई यील्ड जो अपनी जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया, शुगर का कंटेंट भी बढ़ गया, स्टेम भी मोटा हो गया। दैट कैन ग्रोन इन नदर्न इंडिया टू, और ये नदर्न इंडिया में भी ग्रो कराई जा सकती थी। ठीक है, तो शुगर केन का सॉल्यूशन अपन ने ये ऐसे किया कि ये जो अपनी सदर्न इंडिया वाली और नदर्न इंडिया वाली शुगर केन को कलेक्ट किया, उनको क्रॉस ब्रीड करवाया। ये ब्रीड है, ठीक है, BREED है, क्रॉस ब्रीड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, इनको क्रॉस ब्रीड कराया तो ये वाली नदर्न इंडिया में भी ग्रो करने लायक थी, सदर्न इंडिया में भी ग्रो करने लायक थी। अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, शुगर का कंटेंट बढ़ गया। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में अपन को क्या याद रखना है? वीट की कौन कौन सी, वीट का कलर सोने जैसा ही तो होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि वीट का एक तो सोनालिका, कल्याण सोना, सोने जैसी, ये दोनों सोने से रिजेंबल कर रही है। और वीट वीट का कलर भी सोने से आप रिजेंबल कर सकते हो। राइस की जया और रत्ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा शुगर केन की सेकेरम नाम, शुगर केन सेकेरम। ठीक है, बारबेरी नदर्न इंडिया वाली थी, ऑफिसिनेरम सदर्न इंडिया वाली थी। ये बात क्लियर है? इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% of crops are lost due to various disease caused by bacteria, viruses and fungi। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो कि मेरे खेत में फसल पैदा हुई है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 20 to 30% तक उसमें ऐसी बीमारियां लग जाएगी जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई कोज कर रहे हैं, तो वो मेरी फसल को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज क्रिएट करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है अभी तक। ठीक है, आर डेवलप्ड बाय द conventional methods, hybridization and selections, or by mutation methods, genetic engineering and selection among somaclonal varieties are used to get disease resistance varieties। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या सोमाक्लोनल वेरिएशंस के थ्रू अपन डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज को भी डेवलप कर सकते हैं। उसकी वजह से अपनी क्रॉप बहुत जल्दी खराब नहीं होएगी और कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या पैथोजन वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बक्सा बना रही हूँ, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, पूसा स्वर्णिम वेराइटी ऑफ ब्रेसिका, ठीक है, इज रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट डिजीज। व्हाइट रस्ट डिजीज के लिए एक ब्रेसिका की कौन सी वेराइटी है? पूसा स्वर्णिम। ठीक है, व्हाइट रस्ट इज कोज्ड बाय ओमाइसीट्स एल्बुगो कैंडिडा, और इसके क्लोज रिलेटिव वो व्हाइट रस्ट डिजीज को कोज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज दैट आर डेवलप्ड बाय कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन। अब मैंने कोई भी क्रॉप ली है, उसकी कौन सी वेराइटी है और इस वेराइटी की स्पेशलिटी क्या है कि ये कौन कौन सी डिजीज से अपन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वीट का एग्जांपल लिया है। वीट की एक वेराइटी है हिमगिरी। हिमगिरी वेराइटी किसके लिए रेजिस्टेंस रख रही है? लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट और हिल बर्न्ट। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट क्रॉप का एग्जांपल लिया है मस्टर्ड। मस्टर्ड पूसा स्वर्णिम, ठीक है, इसको करण राई भी बोलते हैं। ये किसके लिए रेजिस्टेंस रख रहा है? व्हाइट रस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कॉलीफ्लावर का आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और हाँ, चिल्ली का ध्यान रख सकते हो। पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी और लीफ कर्ल से रेजिस्टेंस रख रहा है।
इसके अलावा काउपी का याद रहे, पूसा कोमल तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ठीक है, तो ये जो मैंने तीनों के मार्क लगाया है वो अपन को ध्यान में रखनी है। व्हीट मस्टर्ड चिली की कौन कौन सी वेराइटीज है, किस किस चीज से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अपन ने किस टाइप से प्लांट ब्रीडिंग कराई है। ठीक है, तो अगेन अपन ने कोई क्रॉप को सेलेक्ट किया, उसकी पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी और इंसेक्ट पेस्ट, कौन सा पेस्ट है जो कि उसमें बीमारी फैला रहा है, कौन सा इंसेक्ट है जो उसमें बीमारी फैला रहा है। तो अगेन अपन ने लिया ब्रेसिका, पूसा गौरव इसकी स्पीशीज है, एफिड के लिए अपन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। फ्लैट बीन, पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, एफिड्स, जेसिका और फ्रूट बोरेल। इसके अलावा भिंडी, ओकरा, पूसा सवंत और पूसा A4, शूट और फ्रूट बोरेल। ठीक है, ब्रेसिका का तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना और इन दोनों का भी रख ही लेना। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट फूड क्वालिटी। Other than disease resistance, pest resistance and high yield, it is also important for crops to have greater nutrient value or eradicated nutrient deficiency diseases. We can improve public health by producing nutrient rich crop. अब अगर ये अपन ने न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप को ग्रो कराया है तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी काम में आएगी, विच विल हैव हेल्दियर फैट, अच्छा फैट होएगा उनमें। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का फैट होएगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होएगा, ज्यादा प्रोटीन होगा और विटामिन्स और मिनरल्स का कंटेंट भी अच्छा कैरी करेंगे वो। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू किस टाइप से फूड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन में अपन देखते हैं, टिश्यू कल्चर is the process of developing the whole plant from the part of the plant। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन नाम से पता लग रहा होगा ये प्लांट है, तो इसका ये जो मेरिस्टेमिक रीजन है, सेल्स मैंने कलेक्ट करी, आर्टिफिशियली ग्रो कराया। नहीं, इसका नहीं, आप रोज का एग्जांपल लो, ये रोज का फ्लावर है, इसके उसको तने को मैंने इतना काटा, इसको फिर मैंने जमीन में ग्रो कराया और फिर ये पूरा रोज का प्लांट बन गया। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर की प्रोसेस है जिसमें कि मैंने कोई पार्ट लिया है प्लांट का और उससे मैंने पूरा प्लांट दोबारा बना लिया। ठीक है, ये चीज अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर अपन बात करते हैं टोटिपोटेंसी के बारे में। द कैपेसिटी ऑफ एन एक्सप्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट और a cell to regenerate the whole plant। ठीक है, टोटिपोटेंसी मतलब ये पूरी की पूरी कैपेसिटी रख रही है। ठीक है, कि कोई भी एक पार्ट है प्लांट का, उससे मैं पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकती हूँ दोबारा। ठीक है, टोटिपोटेंसी के बाद में एक टर्म आता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, इट इज द मेथड of producing thousands of plants using tissue culture. The medium should be rich in nutrients. It should be a carbon source, sucrose, growth regulators or like auxins or cytokine means, ये आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, vitamins, inorganic salts and amino acids। ठीक है, तो अपन ने प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर के थ्रू अपन बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो उन सब में सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छे ग्रोथ रेगुलेटर्स है, अच्छे विटामिन्स, अच्छा कार्बन सोर्स, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, ऐसे सारी क्वालिटीज अपन ने डेवलप करी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सोमा क्लोन्स की। क्लोन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। अभी सोमा मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी सोमा आ जाए मतलब बूढ़ी। क्लोन के बारे में मैंने बताया था एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली कोई भी स्ट्रक्चर। Each of the plant developed by tissue culture is known as soma clonal and they are identical to the parent plant। Many food crops like tomato, apple, banana, etc. have been produced commercial scale using tissue culture methods।
अब टिश्यू कल्चर मेथड को यूज़ करके अपन बहुत इज़िली एप्पल, बनाना, टोमेटो की बहुत सारी फसलें पैदा कर सकते हैं, ठीक है? ये अपन ने देख लिया सोमा क्लोनल में। अब है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिस टर्म के बारे में अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। It is the process of fusing necked protoplasm with the plasma membrane आफ्टर डाइजेस्टिंग सेल वॉल। सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया, सेल वॉल को हटा दिया, बीच में क्या पीछे क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट को अपन ने दो प्लांट की फ्यूज करा दिया ऑफ सेल वॉल ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल ट्रेट्स। डिजायरेबल ट्रेट्स को प्राप्त करने के लिए अपन ने सेल वॉल हटाई, पीछे जो प्रोटोप्लास्ट बचा दोनों अलग प्लांट का, उनका फ्यूजन करा दिया। द प्लांट ग्रोन बाय दिस मेथड आर नोन एज सोमेटिक हाइब्रिड्स। तो सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं पता लग गया ना। सेल ली, सेल वॉल को रिमूव किया, दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल आता है पोमेटो, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नाम से तो क्या लग रहा है, ना पोटैटो लग रहा है ना टोमेटो लग रहा है, तो ये पोमेटो क्या है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। किसका, पोमेट सॉरी टोमेटो का और पोटैटो का। ठीक है, तो पोमेटो हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग potato and tomato but did not contain the desirable combinations of trait to be used commercially। ठीक है, अब अपन ने पोमेटो को डेवलप तो कर लिया, टोमेटो और पोटैटो का फ्यूजन करा के, लेकिन इसको कॉमर्शियली इतना ज्यादा यूज में अभी तक नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में अपन ने टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के बारे में पढ़ा। उत्तक संवर्धन नाम से पता लग रहा है कि किसी भी उत्तक को कलेक्ट किया, उसके थ्रू अपन पूरा प्लांट बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ टर्म्स का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना था। प्रोटीपोटेंसी, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमाक्लोन्स क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और पोमेटो की क्या कहानी थी। ठीक है, तो अभी तक के चैप्टर में हमने सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखा, फिर फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट किस किस टाइप से हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन किस टाइप से आई, कौन फादर था, इंडिया में कौन सा साइंटिस्ट लाया था, इसके बारे में ध्यान में रखना है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में क्या तो जरूरत पड़ी, कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ सकते थे इसमें। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिकली वैरायटी वाला अगर प्लांट अपन को क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स को अपन फॉलो करने वाले हैं, इसके बारे में बताया। फिर ये जो जितनी भी कहानी चल रही है, तो क्या ये सच में केवल किताबों में लिखने के लिए है या फिर इसके थ्रू कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल भी है। तो इंडिया में जितने मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, ठीक है, प्लांट की वेराइटीज में, उनके एग्जाम्पल अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वीट के मैंने बताया था कि सोने से आपको रिजेंबल करना है, सोना सोने जैसा कलर होता है वीट का भी, तो सोनालिका, कल्याण, सोना। ठीक है, जिसके पास सोना होएगा उसका कल्याण तो ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे रिजेंबल रख के आपको याद करना है। राइस का जया और रत्ना से ध्यान में रखना है। शुगर केन का मैंने जो गन्ने के दो एग्जांपल लिए थे, एक नदर्न इंडिया में जो सेकेरम बारबेरी था, इसके अलावा सदर्न इंडिया में सेकेरम ऑफिसिनेरम था। इन दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को अपन ने मिला दिया, और फिर जो भी प्लांट बना वो नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया दोनों में उगाया जा सकता था। इसके बारे में देख लिया। फिर प्लांट ब्रीडिंग, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग किस टाइप से कराई जा रही है उसके बारे में बेसिक ओवरव्यू दे दिया। कौन सी क्रॉप थी उसकी जो कौन सी वाली वेराइटी कौन से वाले डिजीज के लिए रेजिस्टेंस रख रही है, इस टेबल के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने कौन कौन सी ये प्लांट की वेराइटीज अपन ने ध्यान में रखी, इन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट टॉपिक था अपना टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन और ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, आगे की कहानी अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।